अरे बोलो तो सही। हाँ हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ अमन, लोकेश। हाँ ठीक है बेटा। हाँ बेटा, कहाँ तक पढ़ाया था ये बताओ अब। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड पढ़ा दिया था। एक क्वेश्चन दिया था कि करा दिया था। दिया था कि आपने आंसर कितना निकाला है। 31.09। 36। पलट तो रे भाई, क्वेश्चन देखे। हाँ तो पलटना, मेरे को पढ़ने तो दे। अरे इधर। At a given temperature, नहीं ये नहीं क्वेश्चन। At what temperature average speed of oxygen gas is 7/4 of RMS of nitrogen gas at 7 degrees Celsius? बेटा एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस at what temperature is 7/4 of RMS speed of nitrogen gas at 7 degrees Celsius? यही है ना। तो मीन स्पीड 8/पाई RT by MW। MW ऑक्सीजन गैस का 32 is a 7/4 of RMS speed। टेम्परेचर ये 280 और नाइट्रोजन गैस मोलिकुलर वेट 28। दोनों साइड स्क्वायर कर दो। 8/पाई स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और पाई 22/7 RT ये 32। इधर भी स्क्वायर होगा, अंडर रूट हटेगा, पर इसका स्क्वायर होगा तो 49/16 होगा। इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हटेगा। ये आ गया। आया। अब काट दो, पीट दो। इसको पीटा, इससे 10 RR कैंसिल। 7 49 से 7 टाइम, 16 32 से 2 टाइम, है कि नहीं। और क्या बचा, 8 इससे 4 4 2 से 11 और 2 10 से 5। बोलो P इज इक्वल टू 7 इंटू 5 इंटू 11। ये बचेगा, मल्टीप्लाई कर लो, टेम्परेचर आ जाएगा 1155 केल्विन। 1155 केल्विन। ये आया। आया। सेल्सियस में 2 से 3 माइनस करो, 882 डिग्री सेल्सियस। ये आया। किस किस का आया। बहुत बढ़िया। हाँ तो ये मिक्सिंग वाला क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करवाया ताकि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सको। बाकी मेन क्वेश्चन तो वैसे ही आते हैं जो मैंने आपको केसेस बताए थे, केस नंबर 1 2 3, है ना। उस पे क्वेश्चन अभी तक उसी पे क्वेश्चन आए। ये तो ज्यादातर वो कंपेरिजन करवाता है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सी, VRMS, उससे कम VM, उससे कम VMP और सबसे कम VS, है ना। चलो चलो चलो, हेडिंग डाले डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडल गैस। डिफरेंट काइनेटिक, जल्दी से आज खत्म करना है केटी जी। सुबह वाले बेच में खत्म हो गया है, कल से कंडक्शन चालू स्टार्ट हो जाएगा वहां आपका।
आज खत्म तो फिर 17 तक खत्म कर दूंगा। 17, डेट ऑफ 17, 17। हाँ, कोई नहीं है खतरा। जुलाई तक पड़ेगा क्या? आजा, जुलाई तक पढ़ लें। तो कहेगा तो जुलाई तक पढ़ा दूंगा, सब पढ़ा दूंगा फिर तो। चलो, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडल गैस, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडल गैस। बेटा, आइडल गैस में पहले नंबर पे काइनेटिक एनर्जी ईटी, अपन ने पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडल गैस लिखी थी। आइडल गैस मॉलिक्यूल कैन डू ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। पढ़ते ही नहीं हो नोट्स, नहीं तो अभी पूरी लाइन बोलती उसमें तो निकलना चाहिए आंसर। लिखाया था, निकाला था। molecules of idle molecules of idle gas can do only translational motion, so their kinetic energy is only। तो मेनली अगर परफेक्ट आइडल गैस मानते तो मैंने बोला था ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, अगर परफेक्ट आइडल गैस है तो, है ना। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी पहले नंबर पे लिखो, जिसको ट्रांसलेशनल एनर्जी फर्स्ट, उसको डिनोट करते हैं ईटी से। ये नोटेशन अपने एग्जामिनर ये माने जरूर नहीं है, हाँ ये बात ध्यान रखना। ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम पूरी गैस का मास कैपिटल एम, और वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी कौन सी है आप सबकी? आरएमएस। तो वी स्क्वायर ये होगी ट्रांसलेशनल एनर्जी हाफ एम वी आरएमएस स्क्वायर, टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी। टोटल गैस आ गई और वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी वी आरएमएस। बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 रो वी आरएमएस स्क्वायर, याद है बेटा? डेंसिटी को मैं मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूं क्या? 3v को ऊपर ले जाऊं तो 3pv इज इक्वल टू एम वी आर एम एस का स्क्वायर। तो एम वी आर एम एस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं? तो ट्रांसलेशनल एनर्जी 3/2 pv। याद करो मैंने वहां बताया था ये 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके? ट्रांसलेशनल के, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन के कोरस्पॉन्डिंग ही प्रेशर एक्सर्ट होता है। मैंने बोला था अगर डायटोमिक गैस देते तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे? तो भी 3 आएंगे, ठीक है, 5 नहीं आएंगे डायटोमिक के, क्योंकि ओनली ट्रांसलेशन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी प्रेशर एक्सर्ट होता है। लीनियर मोमेंटम यानी ट्रांसलेशनल मोशन, और ट्रांसलेशन मोशन लीनियर मोमेंटम से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा तो फोर्स लगेगा, और फोर्स ऑफ एरिया प्रेशर होगा, ठीक है ना। तो हर गैस के ट्रांसलेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3। इसलिए सभी गैसेस में, कोई सी भी गैस हो, हमेशा प्रेशर के फॉर्मूले में 3 आता है ना। और इसलिए वीआरएमएस के फॉर्मूले में हमेशा 3 आता है, कि वीआरएमएस इज आल्सो लीनियर वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, इसलिए उसमें भी हमेशा 3 आता है। चले, यहां पर ट्रांसलेशनल एनर्जी लिखा हुआ है तो ये ट्रांसलेशनल के डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए, मैच कर गया। पर बेटा अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी बोले तो उस कंडीशन में यहां टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि टोटल एनर्जी का मतलब ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन कुछ भी हो सकता है, इसलिए टोटल एनर्जी जब भी बोले तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ, तो ये हो जाएगा F/2 PV, 3/2 PV की जगह F/2 PV। अब यहां गौर से सुनो, काइनेटिक एनर्जी प्रेशर के, अरे जोर से बोलो, काइनेटिक एनर्जी वॉल्यूम के, पूरी बातें खत्म हो गई, ये गलत लाइन बोले जा रहे हो। मैं शुरू से पढ़ाता रहा हूं, क्या ये बताता रहा हूं काइनेटिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? काइनेटिक एनर्जी प्रेशर पर डिपेंड, काइनेटिक एनर्जी वॉल्यूम पर डिपेंड, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, और एनर्जी डिपेंड्स ऑन पीवी प्रोडक्ट, पीवी प्रोडक्ट पर भी एनर्जी डिपेंड, और पीवी का प्रोडक्ट अपने आप में टेम्परेचर होता है। नीचे नोट डाल के लिखेंगे, इसको नोट कर लो, लिख लिया तो लिखो नीचे नोट डाल के, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम, kinetic energy does not depend on pressure and volume, it depends on, kinetic energy does not depend on pressure and volume, it depends on temperature only,
टेम्परेचर ओनली, ब्रैकेट में लिख लो, और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिख लो, और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, और प्रेशर का प्रोडक्ट अपने आप में क्या है? टेम्परेचर। अब चलो बेटा मैं एक लाइन बोलता हूं, यहां पर ध्यान सुनो, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम डबल द प्रेशर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स डबल। सही है कि गलत है? एट द कांस्टेंट वॉल्यूम डबल द प्रेशर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स डबल। सही है गलत है? सही है, कौन बोलता है? हाँ भैया, क्यों सही है? हाँ क्या हाँ, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे चेंज हो? प्रेशर, अरे इधर बोलने दे रे। हाँ, प्रेशर बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, तो ये तो बता। वॉल्यूम कांस्टेंट गेलुसेक लो, ऐसे बोल रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट गेलुसेक लो, और गेलुसेक लो तो प्रेशर टेम्परेचर के, इसलिए प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए एनर्जी बढ़ेगी। यानी एनर्जी प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रही, प्रेशर बढ़ा रहे हैं उससे टेम्परेचर बढ़ा, इसलिए एनर्जी बढ़ रही है। तो यहां पर प्रेशर की वजह से एनर्जी नहीं बढ़ेगी। हाँ, आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो फिर प्रेशर बढ़ाओ। टेम्परेचर कांस्टेंट बॉयल्स लो, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम हाफ हो जाएगी। मान लो प्रेशर डबल तो वॉल्यूम हाफ, प्रेशर डबल 2p वॉल्यूम हाफ, v/2 2 पीवी का प्रोडक्ट चेंज होगा, एनर्जी चेंज नहीं होगी। अरे है कि नहीं? पर कांस्टेंट प्रेशर पर प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट पीवी, पर कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट पर, वॉल्यूम कांस्टेंट पर प्रेशर डबल कर दिया तो बोलो क्या हो जाएगा? टी से, तो बोलो पीवी का प्रोडक्ट डबल हुआ कि नहीं हुआ? एक तरह से टेम्परेचर टी से 2t हो गया, इसलिए अरे है ना, द कांस्टेंट वॉल्यूम डबल द प्रेशर एनर्जी बिकम्स डबल। बिल्कुल सही, अरे है ना, क्योंकि कांस्टेंट लो प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली, प्रेशर डबल तो टेम्परेचर डबल, इसलिए एनर्जी डबल। अरे है ना। चले, तो ओवरऑल ये बात जानना, काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, डज नॉट डिपेंड ऑन, ये यूं बोल सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। क्लियर है? चले नेक्स्ट बात, नेक्स्ट सेकंड बेटा आ जाओ, एनर्जी डेंसिटी। सेकंड नंबर पे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी डिनोट करते हैं ईवी से। किससे डिनोट करते हैं? नोटेशन कुछ भी ले सकता है, मैं यहां अपने हिसाब से ले रहा हूं, अपनी कवरेज ईवी। एनर्जी डेंसिटी ईवी का मतलब होता है बेटा एक क्यूबिक वॉल्यूम में एनर्जी, और यहां हम आइडियल केस में कौन सी एनर्जी मान रहे हैं? ट्रांसलेशन एनर्जी। तो एक कंटेनर की एक क्यूबिक वॉल्यूम में कितनी ट्रांसलेशन एनर्जी होगी? तो ईवी इज इक्वल टू ईटी बाई वी, है ना बेटा? बोलो ट्रांसलेशन एनर्जी 3/2 पीवी वीवी, तो बोलो एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 3/2 पी। होगा कि नहीं? यानी ईवी इज इक्वल टू 3/2 पी। अब क्वेश्चन इसमें थ्योरेटिकल पूछा गया, स्टेट पेमेंट पहले क्वेश्चन आते थे तब ये क्वेश्चन आया था। प्रेशर इज हाउ मच टाइम्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनर्जी? प्रेशर इज हाउ मच टाइम्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनर्जी? 2/3। मैंने उल्टा पूछा, ये पूछा मैंने, प्रेशर इज हाउ मच टाइम्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनर्जी, तो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी के 2/3 टाइम प्रेशर है, तो 2/3। ये पूछता क्या बोलता है? पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनर्जी इज हाउ मच टाइम्स ऑफ प्रेशर? 3/2 यानी 1.5 टाइम। अरे है ना, तो ये सिंपल फॉर्मूला ही पूछता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? प्रेशर दे देगा, एनर्जी डेंसिटी पूछेगा, क्या प्रेशर की वैल्यू रखोगे? प्रेशर का 1.5 गुना कर दो, वही एनर्जी डेंसिटी। हाँ चलो चलो चलो, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा ध्यान देना, टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? F/2 पीवी। ध्यान देना, मैं पीवी की जगह क्या लिख सकता हूं? म्यू आर टी लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं? आर फॉर्मूले स्टार लगाए थे मैंने इक्वेशन स्टेट में, पीवी इज इक्वल टू एनकेटी, और क्या लिख सकता हूं? पीवी इज इक्वल टू M/MWRT। याद है? तो बेटा पीवी की जगह ये लिखा जा सकता है। अब आप देखो यहां पर सभी फॉर्मूलों में एक ही बात हो रही है, क्या? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन, तीन बातों पे डिपेंड करिए काइनेटिक एनर्जी, तीन बातों पे। देखो तो कौन कौन सी तीन बातें। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्वांटिटी एंड नेचर ऑफ द गैस। परफेक्ट आइडियल गैस है तो 3, परफेक्ट आइडियल गैस नहीं है तो जो हो मोनो एटम डायटोम उसके अकॉर्डिंग F। टेम्परेचर, क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में और यहाँ क्वांटिटी मोल में, और नेचर ऑफ गैस। टेम्परेचर, क्वांटिटी, नेचर ऑफ गैस, यहाँ क्वांटिटी किस में, ग्राम में है ना। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। ध्यान से सुनो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई जा सकती है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। कैसे? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एनर्जी कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग मोर क्वांटिटी, क्योंकि एनर्जी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। अरे है कि नहीं? अब काइनेटिक एनर्जी की जगह इंटरजी बोल सकता है वो, क्योंकि इंटरजी ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपसे बोल सकता है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इंटरजी कैन बी इंक्रीज ऑफ आइडियल गैस। कैसे इंक्रीज की जा सकती है? बाय एडिंग मोर गैस, और गैस ऐड कर दो उसके अंदर, यानी क्वांटिटी बढ़ा दो। तो ये बात समझ में आ गई? तो लिखो इसमें डिपेंड्स ऑन, इसके आगे लिखा दूं। तो तीन थर्मोडायनामिक पैरामीटर में तो ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, पर इसके अलावा ये क्वांटिटी और नेचर गैस पे डिपेंड करेगी। लिखो यहां, जल्दी जल्दी लिखो रे। हाँ हाँ, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दूसरा लिख लें, लिखाऊं, क्वांटिटी ऑफ द गैस, क्वांटिटी मोल में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में और मास में, इसमें भी हो सकती है क्वांटिटी ऑफ द गैस। एंड थर्ड, नेचर ऑफ द गैस। परफेक्ट आइडियल गैस है तो 3, और परफेक्ट आइडियल गैस नहीं तो F। हो गया बेटा? चलो अब आ जाओ, मैं यहां पर अब टेम्परेचर की बात कर चुका हूं ना, अब मैं बात करता हूं क्वांटिटी की। बेटा यहाँ तीन क्वांटिटी मेनली देखी जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तीन क्वांटिटी, एक मोल की काइनेटिक एनर्जी, एक मोल की काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, वन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, वन मॉलिक्यूल, और एक फिफ्थ नंबर 1 ग्राम की काइनेटिक एनर्जी, 1 ग्राम की काइनेटिक एनर्जी, है नहीं? ये तीन काइनेटिक एनर्जी मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। एक मोल, एक मॉलिक्यूल, 1 ग्राम की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। वैसे तो यही फॉर्मूला काम का है, मैं तो यही याद रखता हूं, पर एक मोल, एक मॉलिक्यूल, 1 ग्राम की ज्यादा पूछी जाती है। अब अगर 1 मोल की आ गई तो आपसे 10 मोल की बोलेगा तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी का फॉर्मूला जाएगा, उसको 10 मॉलिक्यूल की पूछे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 ग्राम की एनर्जी का फॉर्मूला जाएगा, 10 ग्राम की पूछे तो उसका एनर्जी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 ग्राम की हो जाएगी। एक मोल की एनर्जी को ई से लिखते हैं, इसको ई बार से लिखेंगे, ये अपने नोटेशन है, एग्जामिनर का नहीं है, यूनिवर्स। और 1 ग्राम की एनर्जी को मैं ईएम से लिखूंगा। चलो इसके अलग अलग नाम लिखे जाओ। नाम, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नाम। चले, लिखो पहला नाम, हाँ लिखो पहला नाम, मोलर काइनेटिक एनर्जी, मोलर काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेट मोलर एनर्जी, ऐसे आ जाए तो समझ जाओ ये 1 मोल की एनर्जी पूछ रहा है। मोलर एनर्जी मतलब 1 मोल की एनर्जी। दूसरे नाम के आगे लिखो मीन और एवरेज मोलर एनर्जी, यानी मोलर एनर्जी के आगे मीन एवरेज लगा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी या एवरेज मोलर एनर्जी तो वही है 1 मोल की एनर्जी।
मीन और एवरेज मोलर एनर्जी, दूसरे नाम क्या आगे लिखो, मीन और एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जी लिख लिया। तीसरे का आगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस इज अ मोलर एनर्जी, है ना बेटा। 3 नाम और है, जगह छोड़ दो, अभी बाद में लिखेंगे। 3 एरो लगा के छोड़ दो, अभी लिखेंगे बाद में, ये दोनों बता दूंगा उसके बाद। अब बेटा आ जाओ, इसका फॉर्मूला क्या है, जगह छोड़ देना। मोलर एनर्जी बेटा मोल कितने, और परफेक्ट आइडियल गैस लेके चलूं अगर मैं, तो यहां कितना आएगा, परफेक्ट आइडियल गैस में 3/2 RT। तो 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी परफेक्ट आइडियल गैस में 3/2 RT, ये फॉर्मूला बन गया। F/2 म्यू RT, म्यू 1 हो गया, तो और परफेक्ट आइडियल गैस में F की जगह 3, तो 3/2 RT। इसमें आ जाओ, लिखाओ, आ जाओ। मोलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, दूसरा नाम लिखे मीन और एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी, मीन और एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी। तीसरा नाम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल लिख लिया। और नेक्स्ट एक और लिख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ X गैस मॉलिक्यूल। X नाम है गैस का, जैसे X की जगह ऑक्सीजन बोल दूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल का एनर्जी, तो यहां लिख ले काइनेटिक एनर्जी ऑफ X गैस मॉलिक्यूल, लिख दिया। बेटा एक गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1, परफेक्ट आइडियल गैस ले 3, क्या बन गया 3/2 kT, है नहीं। तो बेटा एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 3/2 kT है मेरे बेटा। चले आगे चलो, हाँ इसमें आ जाओ। हाँ ईएम का नाम लिखो पहले, ग्राम काइनेटिक एनर्जी, दूसरा नाम लिखे मीन और एवरेज ग्राम काइनेटिक एनर्जी, मीन और एवरेज ग्राम काइनेटिक एनर्जी। तीसरा नाम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम गैस, मेरे बेटा मास 1 ग्राम और मास 1 ग्राम, तो 3/2 और परफेक्ट आइडियल गैस में 3, तो 3/2 RT/MW होगा कि नहीं होगा, पक्की बात। अब सुनो बेटा, यहां 3 नाम छूट रहे थे ना, अब वो लिखते हैं अपन, है ना। देखो इधर ध्यान देना, इधर बेटा यहां पहला नाम ग्राम मोलर काइनेटिक एनर्जी, बेटा ग्राम मोलर का एनर्जी बोले तो वो ग्राम वाली नहीं, मोलर का एनर्जी होगी। ग्राम मोलर नाम बोले, मिक्स नेम बोले, ग्राम मोलर का एनर्जी, तो ग्राम वाली नहीं, मोलर का एनर्जी। मॉलिक्यूल मोलर काइनेटिक एनर्जी, बेटा मॉलिक्यूल मोलर बोले, मॉलिक्यूल मोलर बोले तो मॉलिक्यूल वाली नहीं, मोलर वाली का एनर्जी। मोलर बोले तो भी मोलर का एनर्जी, ये ज्यादा स्पेशल है। ग्राम मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर बोले तो ग्राम वाली नहीं, मॉलिक्यूल वाली भी नहीं, मोल वाली। सर इसमें तो मोल था, इसमें मोल था, इसमें मोल ही नहीं है, मॉलिक्यूल है ये तो भी मोल, यानी मिक्स नेम हो, समझ जाओ। ग्राम मोलर मोल, आगे ही आपके केमिस्ट्री में भी नाम आते, ग्राम मोल 1 मोल, मॉलिक्यूल 1 मोल, और ग्राम मॉलिक्यूल तो भी मोल। और आपके मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम गैस, मतलब 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मतलब 1 मोल हीलियम ऑक्सीजन, 2 ग्राम मोल ऑफ गैस मतलब 2 मोल हीलियम गैस की। तो ग्राम मोल मतलब मोल, और ग्राम मॉलिक्यूल बोले तो भी मोल, अरे है ना। तो ग्राम मॉलिक्यूल तो भी मोल, ग्राम मोल मोल, मॉलिक्यूल मोल तो भी मोल, इन सबका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ
1 मोल, अरे है ना 1 मोल गैस, तो इस बात का ध्यान रखना है ना। अब आ जाओ बेटा, टी तो है और कोई क्वांटिटी कम है कोई क्वांटिटी ज्यादा है, तो एक तरह से ई और एक दूसरे के टाइम्स बड़े हो या छोटे होंगे। ई बार से कितने टाइम बड़ा या ई बार ई से कितने टाइम बड़ा, कौन बड़ा कौन छोटा, बस टाइम्स बड़े होंगे। तो कौन किसके कितने टाइम बड़ा है वो मैं निकालने जा रहा हूं। अब सुनो, मान लो मैं एक ही गैस ऑक्सीजन गैस की बात करता हूं। ये ऑक्सीजन गैस के 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी है और ये ऑक्सीजन गैस के 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी है, 1 मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी। और ये ऑक्सीजन गैस की एनर्जी। बेटा ऑक्सीजन गैस में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6 इंटू 10⁻23 मोल। 1 मोल की एनर्जी मतलब ये 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल की एनर्जी है, यानी ये Na मॉलिक्यूल की एनर्जी और ये 1 मॉलिक्यूल की। साफ पता चला ई बार से Na टाइम जाता है, अरे है कि नहीं, क्योंकि एनर्जी है 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल एनर्जी और ये यानी ई बार से 6 इंटू 10⁻23 टाइम ज्यादा है, यानी तो मेरे बेटा अगर मुझे ई दे दे और मुझे बोले ई बार बताओ तो क्या करूं? Na मॉलिक्यूल की एनर्जी को Na से डिवाइड कर दो तो 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी आ जाएगी, आएगी, पक्की बात। मैथमेटिकली भी प्रूव कर दूं, देखो के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R अपॉन Na होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, रख दो, रखी 3/2 R अपॉन Na और ये मेरे बेटा T, मेरे बेटा ये 3/2 R E अपॉन Na, आया कि नहीं आया? तो यहां पर बोलो ई बार से कितने टाइम ज्यादा? Na टाइम 6 इंटू 10⁻23 टाइम ज्यादा। अब आ जाओ इनमें कंपेयर करें, 1 मोल और 1 ग्राम की एनर्जी ऑक्सीजन गैस के लिए, ऑक्सीजन गैस के 1 मोल की एनर्जी और ऑक्सीजन गैस के 1 ग्राम की एनर्जी। मुझे बताओ ऑक्सीजन गैस के 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं? 32 ग्राम होते हैं। मोलिकुलर वेट के इक्वल ग्राम 1 मोल बनाता है, मतलब ये 32 ग्राम 1 मोल की एनर्जी, ग्राम ऑक्सीजन गैस की एनर्जी और ये 1 ग्राम की, यानी ईएम से 32 टाइम ज्यादा है, यानी मोलिकुलर वेट टाइम ज्यादा है बस, पर बस 32 टाइम ज्यादा है, इससे तो 6 इंटू 10⁻23 टाइम ज्यादा है। तो बेटा अगर यानी 32 ग्राम की एनर्जी दे और मुझे 1 ग्राम की निकाल, ई को मोलिकुलर वेट 32 से डिवाइड कर दो, 32 ग्राम की एनर्जी को 32 से डिवाइड किया तो बेटा 1 ग्राम की एनर्जी आ जाएगी। यहां फॉर्मूले में देखो ये रहा ई और ई, तो मुझे ये यहां पर अगर एट ए गिवन टेम्परेचर पर सबसे बड़ी एनर्जी कौन सी है? सबसे बड़ी एनर्जी मोलर, उससे छोटी ग्राम ईएम और मोलिक्यूलर, अरे है कि नहीं? दूसरी बात मैं बोलूं, अगर इफ ऑल आइडल गैस have same temperature, बेटा ऑल टेम्परेचर सेम हो तो बोलो फिर कौन सी एनर्जी, आइडल गैस मान रहा हूं तो परफेक्ट आइडल गैस यानी 3 मान रहा हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर सभी आइडल गैस का टेम्परेचर सेम हो तो बोलो कौन सी एनर्जी अभी भी डिफरेंट गैस की डिफरेंट होगी? सभी आइडल गैस का टेम्परेचर, आइडल गैस 3 टेम्परेचर सेम तो बोलो टेम्परेचर सेम, आइडल गैस है तो 3 टेम्परेचर सेम तो सबकी मोलिकुलर एनर्जी भी सेम होगी, परंतु सभी आइडल गैस का टेम्परेचर सेम है पर सभी आइडल गैस का मोलिकुलर वेट, तो उनकी ग्राम का एनर्जी अभी भी डिफरेंट गैस की डिफरेंट होगी। देन ग्राम एनर्जी ईएम इज डिफरेंट, बाकी सब सेम होंगे।
अरे है ना, क्योंकि ईएम प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। और मेरे बेटा ईएम मैक्सिमम किसका? ईएम मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन गैस, क्यों उसका उसका मोलिकुलर वेट सबसे कम है नी। हाँ, जिसको जो अच्छा। हाँ, चलो चलो चलो, जल्दी से जल्दी से। जिसकी जैसी भावना वैसे वैसी बात। आ जाओ, करो दिमाग मत लगाओ ज्यादा। हाँ आजा मेरे बेटा। चलो चलो जल्दी से। तो बेटा क्वांटिटी वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, टेम्परेचर की बात कर ली। अब इसमें इंपोर्ट, कब 3 लेना है, कब एफ लेना है? हाँ भैया, हो गया क्या? देखो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में, ये फिल इन द ब्लैंक्स, एक मोल की गांठ बाई टू आर टी, एक मोलिक्यूल की बाई टू के टी, एक एमडब्ल्यू। और यहां अगर परफेक्ट आइडल केस, और परफेक्ट आइडल केस नहीं है तो एफ आएगा। यार इस फिल इन द ब्लैंक्स में या तो 3 या फिर एफ होगा कि नहीं होगा? अब सुनो मेरे बेटा, यहां पर मैं आपको एक सीधा तरीका बता रहा हूं, मिटा दूं? चलो सुनो, सभी ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है? मैं केवल यहां 2 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। इसको यहां देता हूं, 1 नंबर पॉइंट इसको देता हूं। व्हेन एटॉमिसिटी ऑफ गैस इज, बेटा जब गैस की तो फिर कुछ मत देखना, एनर्जी बोले, टोटल काइंड जी बोले, कुछ भी बोले, आपको उसके एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ ही लेने हैं। अब सुनो, एटॉमिसिटी किसमें दी है, ये मैं इधर लिखता हूं 2 लाइनें, मिटा दो इसको। हाँ, 2 लाइनें लिखता हूं, मुझे बताना किसमें एटॉमिसिटी दी गई। आ जाओ, यहां मैं 2 एग्जांपल लिखता हूं। एग्जांपल फर्स्ट, मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस मोलिक्यूल, है ना? मोलिक्यूल बोला तो बाई 2 के टी, ये तो होगा ही सही। या फिर एक और एग्जांपल बोलूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस मोलिक्यूल, अरे है ना? तो बेटा इसमें मोलिक्यूल बोला तो केटी तो आएगा इसे बाई 2 केटी। अब बेटा एक बार बताओ, ये मत लिखना अभी, ये पहले ये लिखना फिर उसके बाद ये लिखेंगे। हाँ सुनो, अब मुझे बताओ दोनों में से किसमें एटॉमिसिटी रखी है? 4 ऑप्शन देता हूं, ओनली पहले वाले में एटॉमिसिटी दे रखी है। दूसरा ऑप्शन, केवल दूसरे वाले में एटॉमिसिटी दे रखी है। तीसरा ऑप्शन, दोनों में एटॉमिसिटी दे रखी है।
और चौथा ऑप्शन दोनों में एटॉमिसिटी नहीं दे रखी है। सोच लिया? पहले वाले में एटॉमिसिटी दे रखी है ओनली, कौन बोलता है? दूसरा ऑप्शन, दूसरे वाले में एटॉमिसिटी दे रखी है बस, कौन बोलता है? और तीसरा ऑप्शन दोनों में एटॉमिसिटी दे रखी है, कौन बोलता है? और चौथा ऑप्शन दोनों में एटॉमिसिटी नहीं दे रखी है, कौन बोलता है? सही आंसर, दोनों में एटॉमिसिटी नहीं दे रखी है। हाँ, मतलब आंसर देने में नहीं। इधर सुनो, अब लॉजिकल बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। यहां पर ध्यान दो, एटॉमिसिटी होती है हमेशा नाम के आगे आती है ना। क्या नाम है आपका? अरे बोल, सारे के सारे इसके चौकीदार हो गया। हाँ हाँ, शैलेंद्र नाम है इसका। हाँ भैया, अब सुनो, शैलेंद्र जो है, आवाज नहीं, चलो इधर देखो। शैलेंद्र नाम के अगर बोले जाए तो इस बिल्डिंग में बहुत सारे होंगे, है ना, इवन। अब यहां ध्यान सुनो, यानी ये केवल नाम है, इससे इनकी कोई, शैलेंद्र नाम अगर बोल दे कि भैया शैलेंद्र को बुला दो, तो भैया स्टूडेंट में बहुत सारे हो गए, कोई बाहर खड़े होके बोले शैलेंद्र को बुला दो, तो शैलेंद्र तो यहाँ टीचिंग में भी, नॉन टीचिंग में भी होंगे, और बच्चे भी होंगे, जाने कितने होंगे, और कोटा में तो जाने कितने होंगे, होंगे नहीं होंगे। पर नाम के आगे लगाया, लेक्चरर शैलेंद्र जी को बुला दो या स्टूडेंट शैलेंद्र को बुला दो, तो एक पहचान नाम के आगे आएगी। और एक बार बताओ, आप यहाँ आए हो अपनी पहचान बनाएंगे, नाम के आगे अगर डीआर लगेगा तो वो आपकी पहचान होगी, होगी नहीं होगी? अभी आपकी पहचान नहीं है, मम्मी पापा ने रख दिया नाम, जो आप चला जा रहा है वो साथ में उसको झेल रहे हो अभी तक, पर एक नाम के आगे जैसे ही आप अपनी पहचान लगाओगे डीआर, तो वो आपकी पहचान होगी इस सोसाइटी में, इस पूरी लाइफ में। जब तक आप जिंदा हो तब तक वो पहचान आपके नाम के साथ चिपकी रहेगी। डॉक्टर डीआर होगा कि नहीं होगा? तो डॉक्टर शैलेंद्र वो आपकी पहचान होगी, होगी नहीं होगी? तो वो पहचान जैसे ही लगेगी, आपकी रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अब या तो समझ ले या फिर खुद समझा ले, बीच में करते रहते हो। तो बेटा नाम के आगे पहचान, इंजीनियर है तो ईआर, प्रोफेसर तो पीआरएफ, लेक्चर तो एलईसी, होता ही नहीं होता है? नहीं तो फिर एलएटी लास्ट में लग जाता है नाम के आगे। तो भैया पहचान तो हमेशा आगे लगती है ना? चलें, पर वो एलएटी भी नाम काम वाले आदमियों के लगता है, नहीं तो ऐसे तो मरते रहते हैं रोज ही। अरे यार इधर सुन ले रे, तू क्या फिर ज्ञान देने लगे? तुम सारे के सारे कपिल शर्मा बन रहे हैं यहाँ तो। मतलब एक मतलब बात खुद बोलेगा और फिर बाजू वाले को हंसाने की कोशिश में रहेगा, क्या है रे? तो बेटा यहाँ केवल ये नाम है, एटॉमिसिटी नहीं है, ये ऑक्सीजन शॉर्ट नेम है, ठीक है? बाहर नाम लिख रहे थे HKY लिख देते हैं, कोई HY, यहाँ HKY लिख रहे हैं, वहां HY लिख देते, तो वो लिख देते हैं, मैं थोड़ी मना करूंगा, लिख दे भाई तेरे को जो इच्छा लगे, है ना? तो ओवरऑल यहाँ नाम है ये केवल, जो शॉर्ट में लिखा है। अभी मैं यही लाइन आपको लिखाऊं, काइनेटिक ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन को कोई O2 लिखेगा, कोई OXYZ लिखेगा, दोनों चीजें नाम ही है। तो एटॉमिसिटी ये नहीं सर इसमें दिए इसमें नहीं दिए, इसे दोनों में दिए, दोनों में नहीं दे रखी है। एटॉमिसिटी होती है तो आगे लिखा होता है ऐसे, डाइएटोमिक, दिस इज द एटॉमिसिटी। बात समझ में आ गई? तो ये डाइएटोमिक, मोनोएटोमिक, ट्राइएटोमिक, ये वर्ड लिखे हुए, दैट इज द एटॉमिसिटी। जैसे ये लिखा हुआ है दैट इज द एटॉमिसिटी, अरे है ना? और जब ये नहीं लिखा हुआ तो उसको एटॉमिसिटी नहीं मानेंगे, ओनली नेम मानेंगे। तो यहां पर अगर एटॉमिसिटी लिखी हुई है, मोनोएटोमिक, डाइएटोमिक, ट्राइएटोमिक, ये वर्ड आ गया, तो फिर उसको एटॉमिक एक्सपेंड में उसका फील होगे। जैसे ही एटॉमिक देगा, छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन केवल नेम है, नेम है, ऑक्सीजन भी आइडियल गैस हो सकती है, तो अभी नेम है उसको, अगर नेम लिखा है तो बात अलग है, वो अभी अगला केस आएगा। अगर एटॉमिक दे के, मैंने केस क्या लिया, एटॉमिक दे रखी है तो फिर एफ लेंगे। तो अगर ये हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायटोमिक ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल, तो फिर कितना लोगे यहाँ? 5 5 F5 5/2 kT होगा।
अरे है ना, इसके आगे यहाँ डायटोमिक लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन डायटोमिक ऑक्सीजन गैस, तो फिर क्या लोगे 5/2 गेट। अरे है ना, तो एटोमिसिटी है तो उसके कुछ मत देखना, उसके एटोमिसिटी के अकॉर्डिंग एफ लेना, क्योंकि आइडल गैस की एटोमिसिटी नहीं होती है। पर एक बात सुना, अगर डायटोमिक आइडल गैस लिखा है तो भी एफ लेना, क्योंकि डायटोमिक बिहेवियर करने वाली आइडल गैस, और डायटोमिक बिहेवियर कब होगा, जब 3 ट्रांसलेशनल दोनों रिजल्ट 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। तो एटॉमिक्स दे तो कुछ मत देखना, चाहिए आइडल गैस लिख दे तो भी एफ ही लेना। सेकंड कंडीशन, ओनली नेम ऑफ गैस इज गिवन, ओनली नेम ऑफ गैस इज गिवन, केवल नाम दिया हो, है ना। एटॉमिसिटी ऑफ गैस इज नॉट गिवन, बेटा एटॉमिसिटी नहीं दे रखी, केवल क्या दे रखा है, नाम दे रखा है। जैसे ये वाला, इसमें क्या दे रखा है, दोनों में नाम दे रखा है। तो बेटा उस कंडीशन में गौर से देखो, काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है। मेरे बेटा ध्यान से सुन लो इस पॉइंट को, अगर टोटल का एनर्जी बोले तो एफ लेना, टोटल का एनर्जी बोले तो एफ लेना, टोटल जैसे लग गया तो ओवरऑल एफ लेना ही है, क्योंकि टोटल का एनर्जी का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, सारी का एनर्जी इंक्लूड होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो जो उसके अंदर हो सकती है वो सब इंक्लूड होगी, जो जो हो सकती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, सारी का एनर्जी इंक्लूड होगी, और उसके अकॉर्डिंग उसका एफ होगा। बात समझ में आ गई। तो जैसे यहां लिखा है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल, तो टोटल आ गया ना, कितना आएगा, तो 5/2 kT। अरे है ना, पर बेटा ओनली नेम के साथ काइनेटिक एनर्जी बोले तो उसको परफेक्ट आइडल गैस मानते हुए 3 ले लेना। ये 3 और एफ का चक्कर केवल काइनेटिक एनर्जी में ही है, बाकी नहीं है। बात समझ में आ गई इस बात का। तो परफेक्ट है, यहां देख लो, ओनली काइनेटिक के साथ नेम के साथ एनर्जी बोला, तो यहां क्या आएगा 3। क्लियर है, कोई डाउट। एटॉमिसिटी एफ, टोटल बोले एफ, पर केवल नेम के साथ एनर्जी बोले तो 3। इसके अलावा एक बात और सुनो, अगर आपसे बोले ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस, कितना लोगे, क्योंकि ट्रांसलेशन साफ खुद ही बोल रहा है, ट्रांसलेशनल एनर्जी लो ऑक्सीजन गैस की, रोटेशनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो उसके डिफरेंट 2 लेना, है ना। चले मैं एग्जांपल लिखाता हूं, और इसके बाद ये एग्जांपल लिखो, थर्ड एग्जांपल फिर मैं लिखाता हूं। जल्दी से, चलो जल्दी करो रे, बहुत धीमे लिख रहे हो। एक दिन चौथी क्लास लूंगा, अभी 8:15 तक टाइम करवा लूंगा उसका। आप पीछे होते जा रहे हो धीरे धीरे धीरे, सुबह वाली क्लास पीछे चल रहे हो, पीछे। उनके केटीजी खत्म हो गया, कल कंडक्शन चालू करूंगा। किस किस को मर्ज होना है अलग से आ जाओ इधर, मर्ज ही कर दूंगा अच्छे से। हाँ, पर वो ख्वाब भूल जाना फिर कि मेडिकल कॉलेज में अगले साल जाना है, ठीक है। मर्ज कर दूंगा अच्छे से, चिंता मत करो, और फिर उसके बाद मर्ज ही जाओगे अच्छे से। दुष्टों पढ़ लो रे। हाँ, ये इतना पीक टाइम चल रहा है, उसमें मस्करियां सूझ रही है तुम्हें। कितनी तारीख हो गई, 10, फिर 28 तारीख को मेजर है, कितने दिन बचे, 17। हाँ चल बेटा, आ जाओ। एग्जाम्पल थर्ड लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 ग्राम
काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस। बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस, हाँ बोलो कौन सी वाली एनर्जी, पहले तो ये बताओ। ई बार की एम, ई एम बाई 2 आर टी बाई एम डब्ल्यू, यही है ना? हाँ मेरे बेटा। अब मुझे बताओ 3 की एफ है, क्यों? क्योंकि ओनली एनर्जी बोला और गैस का नाम नाइट्रोजन गैस दिया, केवल नाम दिया और काइनेटिक एनर्जी बोला, क्या आएगा? 3, बिल्कुल सही हो गया। ये तो 1 ग्राम की है रे, आपसे 10 ग्राम की पूछ रहा है, नहीं है? तो इस बात का भी ध्यान रखो, क्वांटिटी कितनी है। ये 1 ग्राम की एनर्जी है, आपसे 10 ग्राम की पूछी तो 10 से और मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा कितना? 5, 15 और मोलिकुलर नाइट्रोजन 28 RT, ये आंसर आएगा। ये नहीं, नेक्स्ट है कोई है? अभी लिख, लिख लिया? लिखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स, एस लगाना। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल। बेटा टोटल बोला, 3 की एफ तो F/2, कौन सी वाली? ई बार की एम, ई बार यानी KT हो गया। टोटल बोला इसलिए F, और मॉलिक्यूल बोला तो KT, बस कि कुछ बच गया? ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, मैंने लिखा है मॉलिक्यूल्स, एस लगाना। मॉलिक्यूल्स मतलब कंटेनर में जितने मॉलिक्यूल उन सब की, तो टोटल एनर्जी N से और मल्टीप्लाई होगा। और हाइड्रोजन गैस के लिए F कितना? तो 5/2 NKT, ये फॉर्मूला बनेगा। अगर यही क्वेश्चन होता टोटल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल, ओनली मॉलिक्यूल, तो फिर होता 5/2 KT, पर मॉलिक्यूल्स बोला तो सारे मॉलिक्यूल्स की। फिफ्थ, ग्राम मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी, ग्राम मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉलीएटॉमिक अमोनिया गैस, ग्राम मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉलीएटॉमिक अमोनिया गैस। बेटा ग्राम मोलिकुलर कौन सी वाली? ई बार की एम, ई 1 मोल की मतलब है नहीं? एफ, क्यों? क्योंकि एटम से क्या बने एफ, और एफ कितना? 6/2 RT, तो ये हो जाएगा 3 RT। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है? नेक्स्ट, ग्राम काइनेटिक एनर्जी, ग्राम काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाई एटॉमिक आइडियल गैस, ग्राम काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाई एटॉमिक आइडियल गैस, डाई एटॉमिक आइडियल गैस बोलो कौन सी वाली? ई बार की एम, EM यानी by2 RT/MW। अब बोलो 3 की एफ है, क्यों एफ है? क्योंकि यहां पर डाई एटॉमिक वर्ड आ गया, एटॉमिक से तो कुछ मत देखना, और यहां हो गया 5/2, इसका नाम नहीं दे रखा इसलिए MW वैसे वैसे छोड़ना पड़ेगा, है नहीं? एक और लिखो लास्ट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। बेटा रोटेशनल का एनर्जी बोला है, पर्टिकुलर एक का एनर्जी पूछिए, ट्रांसलेशन वाइब्रेशन नहीं पूछी, रोटेशनल, तो पर्टिकुलर रोटेशनल के ही डिग्री ऑफ फ्रीडम लेने हैं by2, और कौन सी वाली? RT KT की RT/MW,
मोलिक्यूल बोला, मोलिक्यूल्स भी नहीं बोला, तो 2/2 केटी, ये हो गया केटी, है नहीं केटी, है नहीं, कोई दिक्कत, कर लोगे? तो इस तरह से बस फॉर्मूले बनाने, बाकी तो क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, हेडिंग डालो मीन और एवरेज फ्री, सॉरी इसमें एक पॉइंट हो ले गया, हेडिंग डालो लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी, हेडिंग डालो, हेडिंग मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी, मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी, हाँ लिखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, total kinetic energy of a gas molecule is equally distributed, total kinetic energy of a gas molecule is distributed among its all degree of freedom, among its all degree of freedom, and that energy associated, and that energy associated each degree of freedom, and that energy associated each degree of freedom at absolute temperature T, at absolute temperature T, capital T लिखना, at absolute temperature T is 1/2 kT, is 1/2 kT। बेटा इसमें ध्यान से सुनो, मैक्सवेल ने बोला, पहली लाइन पढ़ो, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल बोला तो F ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बोला तो kT, टोटल बोला तो F, मॉलिक्यूल बोला तो kT, बोला टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल यानी F/2 kT इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैक्सवेल का कहना था जैसे मोनोएटॉमिक गैस है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, तो उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे मोनोएटॉमिक में, और तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में उसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी हाफ mvx², हाफ mvy² और हाफ mvz²। मैक्सवेल ने बोला ये तीनों काइनेटिक एनर्जी हाफ kT, हाफ kT और हाफ kT के इक्वल होगी, यानी ईच एंड एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है और 1/2 kT होती है, ये मैक्सवेल का कहना था, यानी तीनों ट्रांसलेशनल एनर्जी हाफ kT के इक्वल होगी। अगर ये डायटोमिक गैस है तो टोटल एनर्जी 5/2 kT, तीनों ट्रांसलेशनल एनर्जी हाफ kT के इक्वल, और दोनों रोटेशनल एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ IZ ओमेगा स्क्वायर, याद है ना, अलोंग द एक्स रोटेशन नहीं होता था, और ये दोनों रोटेशनल एनर्जी भी हाफ kT के इक्वल होगी, यानी ईच एंड एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है, और ये पांचों हाफ kT मिलकर के 5/2 kT बनाते हैं, अरे है ना, तो ईच एंड एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है और वो 1/2 kT होती है, अरे है ना। तो इसी बेस पे मैंने वहां एक आपको बताया था कि वाइब्रेशन मोड कितने होते हैं, एक ही डायरेक्शन में 2 मोड होते हैं, एक एनर्जी की वजह से, एक पोटेंशियल वजह से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो लगेगी हाफ kT 2 डिग्री फ्रीडम में टोटल कितनी होगी kT, है कि नहीं, ऐसे रोटेशनल की कितने 2, तो टोटल कितनी kT, अरे है ना, तो 1 डिग्री फ्रीडम में हाफ kT, दूसरे में हाफ kT kT, है ना, और टोटल मिला दे तो ये 5/2 kT होगा। चल बस इतना ध्यान रखना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन है ना, थ्योरेटिकल आता है, ये आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम लास्ट में लिखेगा, या पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kT टिक करना होगा। चले हेडिंग डाले मीन और एवरेज फ्री पाथ, मीन और एवरेज फ्री पाथ, मीन और एवरेज फ्री पाथ,
मीन फ्री पाथ या एवरेज फ्री पाथ लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखो, मीन और एवरेज फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ बोलो या एवरेज फ्री पाथ बोलो, एक ही बात है। हाँ, लिखो इसकी डेफिनेशन। द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल, the average distance travel by a gas molecule, the average distance travel by a gas molecule between two successive collision or average free path, the average distance traveled by a gas molecule between two successive collision is called mean free path या average free path। अरे बेटा, मैं आपको वर्बली समझाऊं मतलब क्या है फ्री पाथ का। देखो, सेंटर से सेंटर, मान लो ये दो मॉलिक्यूल है, इसकी सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये तो कहलाएगी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। क्या कहलाएगी? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं? पर बेटा मीन फ्री पाथ का मतलब होता है वो पाथ जहां पर कोई तीसरा मॉलिक्यूल मोशन करके जा सके। एक तरह से इन दोनों मॉलिक्यूल के सरफेस से सरफेस के बीच की डिस्टेंस फ्री पाथ कहलाता है। सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस इंटरमोलर डिस्टेंस कहलाती है, पर सरफेस से सरफेस के बीच की डिस्टेंस फ्री पाथ कहलाता है। अब कहीं फ्री पाथ छोटा होता है, कहीं फ्री पाथ बड़ा होता है। जैसे मान लो आप सब मॉलिक्यूल, तो यहां आपके बीच की डिस्टेंस कम है और यहां उधर इससे कम और इससे ज्यादा है, और यहां तो बहुत ज्यादा है। तो कहीं फ्री पाथ कम होगा, कहीं फ्री पाथ, मॉलिक्यूल पास आ रहा है टकराने तो फ्री पाथ कम हो रहा है, यहां कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा होगा, पर एवरेज वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। इसलिए हम एवरेज फ्री पाथ निकालते हैं, मीन फ्री पाथ निकालते हैं। अब सुनो कैसे निकालते हैं, ये तो मैंने आपको बताया सरफेस से सरफेस के बीच की डिस्टेंस होती है, इसलिए फ्री पाथ कहते हैं। अब सुनो, ये मॉलिक्यूल सारे मॉलिक्यूल मोशन में है, इनमें एक मॉनिटर मॉलिक्यूल मैं कंसीडर कर रहा हूं जो इन्हीं में से एक है और जो इनके बीच की डिस्टेंस की मॉनिटरिंग करेगा। अभी ये मॉलिक्यूल इससे टकराया, क्योंकि मॉलिक्यूल रुके हुए नहीं है तो उनको रोक के उनके बीच के सरफेस से सरफेस के बीच की डिस्टेंस नहीं निकाल सकता ना। तो हम डेफिनेशन वाइज कैसे निकालते हैं फ्री पाथ, वो देखो। ये मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, टकराने के बाद यहां से टक्कर खा के ये यहां जाएगा, अब इससे टकराएगा, इस टक्कर के बाद इससे टकराए, एक सक्सेसिव कोलिजन में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कहलाएगा फ्री पाथ 1। होगा कि नहीं होगा? और जो टक्कर हो रही है वो कहां पे हो रही है? सरफेस से सरफेस पर। तो एक तरह से वो टक्कर में डिस्टेंस जो ट्रेवल करे वो कहां से कहां तक है? सरफेस से सरफेस के बीच की डिस्टेंस। तो ये कहला रहा है फ्री पाथ, सरफेस से सरफेस के बीच की डिस्टेंस। यहां से टक्कर खाने के बाद ये इधर गया, ये फ्री पाथ लैम्डा 2, ये लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6, लैम्डा 7, लैम्डा 9, लैम्डा 10। अरे है ना बेटा, कहीं फ्री पाथ छोटा है और कहीं फ्री पाथ बड़ा है, तो इन सभी फ्री पाथ का मैं सम कर लूं, फ्री पाथ 1, 2, 3, और ऐसे करते करते लैम्डा एक्स, जहां पर एक्स क्या है? एक्स है नंबर ऑफ कोलिजन, क्योंकि बेटा जितने कोलिजन होंगे उतने ही तो लैम्डा होंगे, और ये कोलिजन सरफेस से सरफेस के बीच में हो रहा है, तो एक सक्सेसिव कोलिजन एक लैम्डा, दूसरा सक्सेसिव कोलिजन दूसरा लैम्डा, तीसरा सक्सेसिव तीसरा लैम्डा, ये चौथा लैम्डा, पांचवा लैम्डा। तो जितने नंबर ऑफ लैम्डा मतलब उतने ही नंबर ऑफ कोलिजन। तो ये डेफिनेशन वाइज वैल्यू आ गई। एवरेज फ्री पाथ, मीन फ्री, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ या मीन फ्री पाथ या एवरेज फ्री पाथ। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं हर पैरामीटर डिपेंडिंग समझा रहा हूं आपको। प्रेशर का फॉर्मूला याद करो, 1/3 रो वीआरएमएस स्क्वायर। मैंने बोला था प्रेशर डेंसिटी और वीआरएमएस पर डिपेंड करेगा। फिर मैंने आपको बताया क्या, वीआरएमएस दो चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और मोलिकुलर वेट पर। और फिर उसका मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी, तीन चीजें, टेम्परेचर, क्वांटिटी और नेचर ऑफ गैस। और अब मैं बता रहा हूं लैम्डा एम।
बेटा लैम्डा m दो चीजों पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट, डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, और दूसरा मोलिकुलर डेंसिटी। मोलिकुलर डेंसिटी याद करो, नंबर डेंसिटी। क्यूबिक वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज द नंबर डेंसिटी, याद है ना, इज द नंबर डेंसिटी। अब सुनो दोनों पे कैसे करेगा। एज्यूम करो आप, ये रूम एक कंटेनर, आप ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल हो, बड़े बड़े मॉलिक्यूल। इस बेंच पर, यहां पर देखो आराम से कितने मॉलिक्यूल बैठे हैं, 6 मॉलिक्यूल बैठे हैं, गैप है। पर एक बार बताओ, आप पूरी क्लास यहां पूरी बेंच भरी हुई है ना, बाजू वाली क्लास में बिल्कुल सेम टू सेम कंटेनर, सेम वॉल्यूम वाला रूम है उधर भी, है ना, और सेम वॉल्यूम वाला कंटेनर पर उधर मान लो 2-2 साल के, 3-3 साल के, 2.5-2.5 साल के बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे, और वो पर नंबर में उतरे ही हैं। एक बेंच पे 8 स्टूडेंट आ रहे हैं हमारी क्लास में, उधर भी 8 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, पर वो छोटे मॉलिक्यूल, उनके छोटे छोटे पुट्ठे, तो डेफिनेट है उनके बीच की इंटरमोल, एक तरह से बोले सरफेस से सरफेस के बीच की डिस्टेंस, सरफेस से सरफेस के बीच की डिस्टेंस बोलो ज्यादा होगी कि कम होगी, ज्यादा। तो सेम वॉल्यूम वाले दो कंटेनर, एक में 1 मोल हाइड्रोजन गैस और एक में 1 मोल ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल बड़े होने से उनके बीच में फ्री पार्ट डिस्टेंस कम होगी, और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल छोटे होने से उनके बीच में फ्री पार्ट डिस्टेंस ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी। तो जिस हाइड्रोजन गैस की डायमीटर कम, तो उसके मॉलिक्यूल के बीच में लैम्डा m ज्यादा, और ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल डायमीटर ज्यादा, तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में लैम्डा m की बात डायमीटर। दूसरा नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी कैसे, ध्यान दो बेटा, अगर मैं बोलूं नंबर डेंसिटी बदलेगी तो लैम्डा m बदलेगा। लैम्डा m प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। लैम्डा m प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करने पर नंबर डेंसिटी बदलेगी तो लैम्डा m बदलेगा। ठीक है, एग्जांपल, मान लो यहां से आधी गैस लीक हो जाए, 4th क्लास आ रही है, कुछ मॉलिक्यूल निकल के भग जाएंगे, और जैसे ही कुछ मॉलिक्यूल भग जाएंगे तो यहाँ ओवरऑल एक क्यूबिक वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाएगी, एक बेंच पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाएंगे, तो आपके बीच की फ्री पार्ट डिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर डेंसिटी कम हो गई। क्यूबिक वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गए, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम तो मोलिकुलर डेंसिटी कम, मोलिकुलर डेंसिटी कम तो लैम्डा m बढ़ जाएगा। अरे है ना। पर एक बात याद रखना, वॉल्यूम चेंज करने हमेशा वॉल्यूम चेंज हो तो एन चेंज हो जरूरी नहीं है। एक गुब्बारे में हवा भरे भू भू भू, तो बेटा जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंदर बढ़ रहे हैं उतनी उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वॉल्यूम बढ़ रही है उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है। तो एन कांस्टेंट और एन कांस्टेंट, तो लैम्डा भी कांस्टेंट। अरे है कि नहीं, लैम्डा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम हमेशा चेंज हो तब लैम्डा चेंज हो जरूरी नहीं है। वॉल्यूम चेंज होने पर नंबर चेंज हो तो लैम्डा चेंज होगा। तो मेनली लैम्डा डिपेंड्स ऑन नंबर डेंसिटी। चले इसका पूरा फॉर्मूला मैं यहां लिखूं, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, ये फॉर्मूला होता है मेन फॉर्मूला। मैं इसको स्टार लगा दूं, ये यहां पर गौर से देखो, डी क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, अरे है ना, और एन क्या है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर डेंसिटी, और 1/√2 क्या है, ये है करेक्शन फैक्टर, एरर आई, उस एरर को हटाने के लिए फैक्टर को यूज किया गया। अब सुनो, मैं देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, और प्रेशर बढ़ाऊं, प्रेशर बढ़ाऊं या टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो लैम्डा m पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बोलो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बोलो आंसर। बढ़ेगा, घटेगा कि वही रहेगा, है बढ़ेगा। बेटा नंबर डेंसिटी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, क्लोज कंटेनर, बंद कंटेनर, क्लोज कंटेनर, मोल फिक्स है उसमें, उसमें गर्म करो, टेम्परेचर बढ़ा, मॉलिक्यूल तेजी से दौड़ रहे हैं, दौड़ने दो, जितनी प्रेशर बढ़ा लो, चाहे जितना मर्जी पड़े टेम्परेचर बढ़ा लो, लैम्डा m पर कोई इफेक्ट, क्योंकि इसकी नंबर डेंसिटी डजंट चेंज।
अरे है ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएंगे, पर बेटा जितने एक्स बढ़ेंगे उतने लैम्डा एक्स भी तो बढ़ जाएंगे। पहले 10 कॉलिजन, एक्स 10 तो लैम्डा 10, पर जब ये 20 हो जाएंगे पर टाइम है तो ये लैम्डा भी तो 20 हो जाएंगे। जितने उतने नंबर ऑफ लैम्डा बढ़ेंगे नीचे उतने एक्स बढ़ेंगे, ओवरऑल रेशो वही रहेगा। तो कॉलिजन कितने भी बढ़ जाएं, स्पीड मॉलिक्यूल कितनी भी तेज हो जाए, लैम्डा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन सेकंड, ध्यान दो, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट एंड प्रेशर कांस्टेंट, मेरे बेटा, और टेम्परेचर बढ़ा दूं, लैम्डा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बोलो, बढ़ेगा घटेगा कि वही रहेगा? है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ, कौन सा लॉ बेटा? और चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा एन कांस्टेंट और वॉल्यूम बढ़ रही है, एन कांस्टेंट और वी बढ़ रहा है, वी बढ़ेगा तो नंबर डेंसिटी कम होगी, और नंबर डेंसिटी कम होगी तो लैम्डा एम बढ़ेगा। तो गौर से देखो, यहां टेम्परेचर बढ़ाने पर लैम्डा एम बढ़ रहा है, पर टेम्परेचर बढ़ने से लैम्डा एम नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से नंबर डेंसिटी कम हो रही है इसलिए लैम्डा एम बढ़ रहा है। टेम्परेचर तो हमने यहां भी बढ़ाया था पर लैम्डा एम चेंज का हुआ। तो यहां पर इनडायरेक्ट फॉर्म में टेम्परेचर डिपेंड करता, डायरेक्टली टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। लैम्डा एम डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मोलिकुलर डेंसिटी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, और बेटा प्रेशर बढ़ा दूं तो बोलो लैम्डा एम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा घटेगा कि वही रहेगा? है बेटा, यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, कौन सा लो? बॉयल्स लो। और बॉयल्स लो में प्रेशर वॉल्यूम के, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, और एन कांस्टेंट पर वॉल्यूम कम हो रही है तो मोलिकुलर डेंसिटी, और मोलिकुलर डेंसिटी बढ़ेगी तो लैम्डा एम कम होगा। तो बेटा प्रेशर बढ़ाने पर लैम्डा एम कम हो रहा है, क्योंकि प्रेशर तो यहां भी बढ़ा था, लैम्डा एम चेंज ही नहीं हो रहा था। यहां प्रेशर बढ़ाने पर नंबर ऐसी बढ़ रही है इसलिए लैम्डा एम कम हो रहा है ना? चलो एक और क्वेश्चन लूं, चलो लिखोगे आप, लाइन में लिखूंगा। बोलो क्या होगा आंसर? Two ideal gas have same pressure and temperature, then lambda m is same or different? बोलो क्या होगा, सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम और डिफरेंट, बोलो क्या होगा? है क्यों डिफरेंट होगा? सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट कौन बोलता है? डिफरेंट बिल्कुल सही आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रेशर टेम्परेचर सेम है पर डायमीटर अलग होगी तो। ठीक है, चलो देखो मैं आप अच्छे से आपको इसका फॉर्मूला और बताऊं, सेकेंडरी फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, अभी तक नहीं बताए, क्वेश्चन सारे करा दिए। कैसे के देखो, एन की वैल्यू उठा के रखो, 1/√2 पाई डी स्क्वायर, और ये एन बाई वी। देखो बेटा फॉर्मूला ये भी है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इससे भी हो सकता था, वी कांस्टेंट एन कांस्टेंट तो लैम्डा एम कांस्टेंट। दूसरा, पीवी इज इक्वल टू एन के टी,
एन को नीचे ले आओ, वी बाई एन, पी को नीचे ले जाओ, के टी बाई पी। बेटा वी बाई एन की जगह के टी बाई पी रख दू तो अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा के टी बाई पी। ये लो, अब आपको फोर्थ का आंसर आसानी से दिख जाएगा। दो गैसों का प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, तो बोलो लैम्डा किस पर डिपेंड करेगा? डायमीटर पर। तो डेफिनेटली लैम्डा आंसर इज डिफरेंट। अरे है ना, क्यों? क्योंकि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। अरे है कि नहीं? एट प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम कंडीशन, है ना? जो भी होगी कंसीडर होगी ना, वो तो कंसीडर होती है, मान के चलेंगे, ठीक है? कंसीडर आइडियल केस के लिए चल रहा है ये सब। चलो जल्दी से, इसमें लास्ट टॉपिक जिसमें एम्स में क्वेश्चन आए इसके, जो पढ़ाने जा रहा हूं जल्दी से, 10 मिनट हो जाएगा उसमें। 5 मिनट आगे ले लूंगा ना, चिंता क्यों कर रहा है? हाँ, ये अलग ही टेंशन करता रहता है। और लिख जल्दी से, इसलिए ये पूरे 10 ही ले लूंगा। हाँ, हेडिंग डाले, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर। आवाज नहीं, लिखाऊं? मैक्सवेल, मैक्सवेल, मैक्सवेल लिखो पूरा, तो बोलने नहीं देते तो। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर। हाँ हेडिंग है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर। मैक्सवेल ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। बेटा पूरी फिजिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर 3 जगह आता है। एक ये रहा मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर, एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में आएगा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर, और एक आता है उसमें एक्सरे में। तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूशन कर सेम बनता है। बेटा दूं? क्या करता है रे, इधर से सब मिटेगा वो तू। ग्राफ उधर ही बनाऊंगा जल्दी से। हाँ बेटा मिटा दूं? बगल से लिख लेगा, बगल की कॉपी से। मैंने कहा बगल से कैसे लिखेगा? आ जाओ आ जाओ। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर, देखो बेटा मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर ये ऐसे होता है। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ना है? ये 2 दिन में सिलेबस खत्म कर दूंगा, बाकी का बचा हुआ कर दूं ना? कर दूं पक्का? ये भाई तो बोल रहा है तुम्हारा। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। ले इधर आ जा, इधर मेरे बेटा, एनर्जी मत लगा ज्यादा। हाँ कोई बात नहीं, छील ले। हाँ बेटा, ग्राफ है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल।
नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल n वर्सेस वेलोसिटी के बीच में ग्राफ, मॉलिक्यूल वेलोसिटी के बीच में ग्राफ है ये ग्राफ। बेटा ध्यान से सुनना, मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही ऐसे बनता है। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मतलब होता है किसी क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करें किसी के रेस्पेक्ट में, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 0 से इनफाइनाइट के बीच में होती है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन टेम्परेचर पे ये ग्राफ बनाया गया। बेटा ध्यान से सुनो, मिनिमम वेलोसिटी से चलने वाले मॉलिक्यूल बहुत कम, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी से चलने वाले मॉलिक्यूल भी बहुत कम होंगे, होंगे नहीं होंगे। और बीच में एक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं वीएमपी, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फॉर विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मैक्सिमम। अरे है ना बेटा, अगर मैं एक ग्राफ खींचू स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो भी ऐसा ही बनेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता ही ऐसे ही है। यहां पे आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहां आ जाएंगे ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। मान लो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है तो मार्क्स आएंगे 0 और 100 के बीच में। अरे है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, मिनिमम मार्क्स लाने वाले, मान लो 10 मार्क्स लाने वाले बहुत कम स्टूडेंट होंगे। अरे है कि नहीं? 10, तो 10 मार्क्स लाने वाले, 10 मार्क्स लाने वाले बहुत कम, और 95 96 लाने वाले भी बहुत कम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 20 मार्क्स लाने वाले थोड़े ज्यादा, 30 मार्क्स लाने वाले और ज्यादा, 40 मार्क्स लाने वाले और ज्यादा, और 60 मार्क्स नेगेटिव मार्क नहीं है तो 60 मार्क्स लाने वाले सबसे ज्यादा। 60 मार्क्स फर्स्ट डिवीजन तो बन जाएगा। आगे बढ़ो, 70 मार्क्स लाने वाले अब कम हो जाएंगे, 80 मार्क्स लाने वाले और कम, 90 मार्क्स लाने वाले और 95 96 लाने और कम, सबसे कम। होगा कि नहीं होगा? तो बेटा ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन का किसी भी चीज का खींचू वो हमेशा ऐसा ही बनता है, मिनिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग कम, मैक्सिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग कम, और बीच में कोई ना कोई के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम होंगे। पहले बढ़ेगा मैक्सिमम, फिर घटेगा किसी भी चीज का। इसलिए आगे अपन पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर, वो भी ऐसे ही बनेगा। अब बेटा एक बात बताओ, वीएमपी कौन से नंबर का भाई है? 30 नंबर का भाई। इससे बड़ा भाई कौन? इससे बड़ा है वीएम, मीन स्पीड। और सबसे बड़ा भाई कौन? तो वीआरएमएस यहां होगा, ये वीआरएमएस। तो वीएमपी वाली लाइन मैंने ब्लैक से बनाई और ये रेड से, और ये वीआरएमएस ये रहा। अरे है ना? अब सुनो, ध्यान से सुना, ध्यान दे। ग्राफ मैं दोबारा से बना रहा हूं, ध्यान दो। ग्राफ में, ये ग्राफ मैंने दोबारा से बनाया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस वेलोसिटी के बीच में। बेटा ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये एरिया, बेटा ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y कौन? नंबर मॉलिक्यूल। x कौन? वेलोसिटी कहां से कहां तक? अब इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे? इंटीग्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यहां क्या पढ़ोगे? इंटीग्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। इंटीग्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, समेशन। तो अब उसी लाइन में इंटीग्रेशन की जगह समेशन पढ़ो, summation of number of molecule with respect to velocity from 0 to infinite, summation of number of molecule with respect to velocity from 0 to infinite। क्या मतलब हुआ? summation of number of molecule with respect to velocity from 0 to infinite मतलब 0 से infinite तक की जितनी वेलोसिटी है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उन सब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का समेशन कर लो। बेटा हर मॉलिक्यूल किसी न किसी वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स हैव वेलोसिटी। मॉलिक्यूल से 0 से इनफाइनाइट के बीच में होती है, किसी की 0 नहीं होती है। तो समेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट मतलब 0 से इनफाइनाइट तक की सारी वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जितने जितने नंबर मॉलिक्यूल सब सम कर लो। तो बेटा सारी वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में सम करना है, तो ओवरऑल ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल सम हो जाएगा। तो ये एरिया टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल
प्रेजेंट इन द कंटेनर को रिप्रेजेंट करेगा, कंटेनर में रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सारे नंबर ऑफ मोलिक्यूल जो कंटेनर प्रेजेंट है। एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ये एरिया टोटल वाई को बताता है। किसको बताता है? ये एरिया टोटल वाई, इसके आगे टोटल लगा दो, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल बताता है ना बेटा। अब सुनो, अब मैं अगर टेम्परेचर डबल कर दूं तो क्या हो, 300 केल्विन से 600 केल्विन कर दूं तो बोलो क्या होगा? बेटा ध्यान से सुनो, वीएमपी बढ़ेगा, वी मीन, वीआरएमएस और वी मैक्सिमम भी बढ़ेगा, ये वी मैक्स भी आगे चला जाएगा, क्योंकि सारी स्पीड अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वीएमपी, वी मीन सब अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय एमडब्ल्यू, अंडर रूट 8 बाय पाई आरटी एमडब्ल्यू, अंडर रूट 2 आरटी बाय एमडब्ल्यू, सभी के सभी क्या है? अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, ग्राफ आगे खिसकेगा, यानी ग्राफ ए से पी की तरह जाएगा। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? पी की तरह शिफ्ट होगा ना। तो बेटा ग्राफ हॉरिजॉन्टल में फैलेगा, फैलेगा नहीं फैलेगा? पर बेटा मुझे एरिया उतना ही रखना है। क्यों? क्योंकि एरिया टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल बताता है। टेम्परेचर डबल करने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते ही रहेंगे। तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल में फैलेगा तो वर्टिकल में कम हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में फैलेगा तो वर्टिकल कम हो जाएगा। तो यही ग्राफ 600 केल्विन पर ये ऐसे हो जाएगा। ध्यान दो, वीएमपी, ये देखो वीएमपी बढ़ गया, वीएमपी यहां शिफ्ट हो गया, VMP2 यहां आ गया, अरे आ गया। वी मीन भी यहां आ गया, ये V-2 और VRMS भी यहां आ गया, VRMS भी आगे शिफ्ट हो गया, है ना। कितने टेम्परेचर पे ग्राफ खींचा? 600 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया और Vmax 2 भी यहां आ गया, है ना मेरा बेटा। तो ध्यान से देखो, इसका इनक्लोज एरिया और इसका इनक्लोज एरिया बराबर रहेगा, क्योंकि एरिया टोटल नंबर ऑफ गैस मोल को रिप्रेजेंट करता है, दोनों में एरिया सेम होगा। तो यहां कंक्लूजन जो आपको ध्यान रखना है, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, बेटा टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा? वीएमपी बढ़ेगा, वी मीन बढ़ेगा, वीआरएमएस बढ़ेगा और वी मैक्स भी बढ़ेगा। यानी एनी स्पीड, कोई सी भी स्पीड हो, सारी स्पीड अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा ध्यान से सुनो, मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पहले आया, फिर फॉर्मूले बाद में आए वीएमपी वी मीन के, तो ये कंक्लूजन निकल के आया, फिर बाद में फॉर्मूले आया, है ना। चले दूसरा, अब देखो इंपॉर्टेंट बात, दूसरा कंक्लूजन क्या है, ध्यान देना सभी। बेटा वीएमपी के कॉरस्पॉन्डिंग पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा थे, अब देखो VMP2 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गए, है कि नहीं? तो मेरे बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल VMP के कॉरस्पॉन्डिंग कम हो गए। क्यों कम हो गए? सुनो बेटा, मैक्सवेल ने समझाया कि पहले VMP, देखो इधर, पहले मान लो VMP के कॉरस्पॉन्डिंग 100 मॉलिक्यूल थे, अब VMP के कॉरस्पॉन्डिंग 90 मॉलिक्यूल, 90 मॉलिक्यूल रह गए। तो मैक्सवेल ने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी तो रूट टू टाइम में बढ़ती है, पर कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी रूट टू टाइम से ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो अगली वेलोसिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, वेलोसिटी के अगली में, उस अगली वेलोसिटी के अगली में, तो आपको बड़े हुए दिखेंगे। यहां गौर से देखो, VMP के कॉरस्पॉन्डिंग कम नहीं हुए, कम हुए, VRMS के कॉरस्पॉन्डिंग भी कम हुए, और ये बड़े हुए कहां दिखेंगे? लास्ट वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी पे। गौर से देखो, पहले मैक्सिमम वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम थे, अब मैक्सिमम वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए। तो यहां गौर से देखें, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ decreases corresponding to VMP, number of gas molecule decreases corresponding to VMP।
हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोले या गैस मॉलिक्यूल बोले? गैस लिखूं? मजे ले रहा है तू यार। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स increases corresponding to Vmax। अब सुनो मेरी बात, इसमें इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि पर रिएक्शन फास्ट हो जाती है, अरे है ना? अब रिएक्शन फास्ट क्यों होती है, सुनो उसका रीजन मैं बता रहा हूं। टेम्परेचर में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एक्टिव मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कहलाते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स। और उन एक्टिव मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है तो 300 केल्विन पर अभी एक्टिव मॉलिक्यूल की वेलोसिटी Vmax 1 है और क्वांटिटी कम है। पर जाओगे तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है और दूसरी उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एक्टिव मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बढ़ गई और उनकी वेलोसिटी बढ़ गई, इसलिए रिएक्शन ज्यादा। तो ये जो मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल जो इंक्रीज हुए वो कौन से मॉलिक्यूल हैं? ये है एक्टिव मॉलिक्यूल्स। दिस आर एक्टिव मॉलिक्यूल्स which take part in chemical reaction। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये चीज में ध्यान रखना, जो एक चीज ट्रू होती है वो मैंने यहां दिखाई आपको। आपके 2 बार एम्स में क्वेश्चन आए, एम्स में आया क्वेश्चन, एएफएमटी नहीं आया। एक तो एरिया पूछा, ये क्वेश्चन आया था, और एक ऐसे ग्राफ दिया था, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा? T1 T2 T3, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा? T3। जैसे जैसे ग्राफ आगे जाएगा, आगे और नीचे, आगे और नीचे, ऐसे होता जाएगा, यानी ग्राफ ऐसे ऐसे आगे जाएगा और नीचे जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। ये आपका केटीजी पार्ट खत्म, कल कंडक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच। ठीक बेटा, ठीक है बेटा, ऑनलाइन पे भी थैंक यू वेरी मच।